नमस्कार, दमदार 11 की शुरुआत सबसे बड़े सवाल के साथ। कौन है जो परमिशन देगा? मंदिर के लिए किसकी परमिशन? हवा के लिए, पानी के लिए, सांस के लिए कौन परमिशन देने लगा? भोपाल से खबर है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। दरअसल छात्राओं ने हॉस्टल के वार्डन पर गंभीर आरोप लगाया कि वार्डन मंदिर जाने से रोकता है। कहा है कि मंदिर जाना है तो परमिशन लेनी होगी और ना लेने पर हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी छात्र संगठनों को लग गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुस्से में है। आज राम धुन बजाई जाएगी। वार्डन द्वारा छात्राओं को धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है यदि उन्हें मंदिर जाना है या सुंदरकांड में जाना है तो उन्हें चीफ वार्डन से लिखित परमिशन लेनी होगी। उसके पश्चात ही वो मंदिर या सुंदरकांड में जा सकेंगी। साथ ही उन्हें धमकाया जा रहा है कि यदि छात्राएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा और उनको फेल करवा दिया जाएगा। साथ ही उनके घर में बात की जाएगी इस विषय में। इसके संदर्भ में विद्यार्थी परिषद रामधुन का आयोजन कर रही है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कल सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे। मंदिर जाने के लिए परमिशन लेने का आरोप लगाया गया है। वार्डन पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। लिखित परमिशन लेनी होगी, परमिशन नहीं, बिना परमिशन के अगर मंदिर जाते हैं तो हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। इसी भारत के भोपाल का हिस्सा है ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ये तुगलकी फरमान। ऐसा नहीं है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय गलत वजहों से इससे पहले भी हेडलाइंस बन चुका है। अब एक बार फिर वार्डन के तुगलकी फरमान के चलते फिर से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय चर्चाओं में है। मंदिर जाने के लिए छात्रों को परमिशन लेनी होगी, यह कहा गया है। परमिशन नहीं ली जाएगी तो निकाल दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। मंदिर जाने पर सवाल, बीयू में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सब बवाल। वासु हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बड़ा सवाल, क्या मंदिर के लिए परमिशन लेनी होगी, सांस लेने के लिए परमिशन लेनी होगी, पानी पीने के लिए परमिशन लेनी होगी? वासु। बिल्कुल, दरअसल देखिए ललित जी, ये बात सही है कि बीते दिनों से लगातार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो विवादों में रहा है। मूर्ति स्थापना को लेकर भी एक विवाद सामने आया था और उसके बाद एक नया विवाद जो है वो तूल पकड़ रहा है। इसमें छात्राओं को ये आरोप है कि हमें अब कहीं भी आने जाने के लिए, मंदिर खासतौर पर जाने के लिए, पूजन पाठ में शामिल होने के लिए परमिशन लेने की जो बात है वो कही गई है। ये मामला कुछ दिन पहले जब एक धार्मिक आयोजन यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ पर जो हॉस्टल की छात्राएं वो भी शामिल हुई थी और वो तय समय जो 7 से 7:30 बजे के बीच का है, जहां पर जिस समय पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने हॉस्टल में लौटना होता है, तो वो देरी से वहां पे पहुंची। तो वार्डन ने उन्हें खरी खोटी सुनाई, फटकार लगाई और उसके बाद ये कहा गया कि अगर आपको कहीं जाना है, विलंब होता है तो उसके लिए परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। और इसके बाद ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। आज एबीवीपी जो है इस पूरे मामले को लेकर एक प्रोटेस्ट भी करने जा रही है, रामधुन का आयोजन जो है वो करने जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई लिखित आदेश इस पूरे मामले में जो है वो जारी नहीं हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से क्या निर्णय इस पूरे मामले में लिया जाता है और स्टूडेंट्स का क्या कुछ रुख होता है। जी बिल्कुल, वासु लगातार बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी के रिएक्शन के लिए, हम उनके पास भी जाएंगे। आप बने रहिएगा वासु हमारे साथ। पंकज जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय वार्डन कह रहे हैं मंदिर जाना है तो परमिशन लेनी होगी। जी, प्रशासन के विश्वविद्यालय के नियम कायदों का पालन करने और कराने का, लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की छूट है और यदि हमारी बेटियों को मंदिर जाने से रोका जाएगा और मंदिर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी आग्रह है कुलपति जी से कि विषय संवेदनशील है और मैं निश्चित तौर पर इस बात का पक्षधर हूँ कि विश्वविद्यालय परिसर में बेटियों की सुरक्षा के लिए नियम कायदे का भी पालन होना चाहिए, पर वो सुरक्षा की आड़ में मंदिर जाने से रोकना, ऐसे प्रयास करना कि वो शक्तियां जो तुष्टीकरण के जैसे विषयों को बढ़ा देती है उनको अप्रत्यक्ष भी प्रोत्साहन मिलता है ललित जी, तो ये अनुचित है और इस मामले में कुलपति जी को गंभीर रूप निर्णय लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए उन सारे लोगों पर जो हमारी बच्चियों को, बेटियों को मंदिर जाने से रोकते हैं।
हम कहीं पाकिस्तान में मंदिर जाएंगे क्या, बांग्लादेश में क्या, अफगानिस्तान में? यदि भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कोई भी वार्डन बेटियों को मंदिर जाने से रोकती है तो ये अनुचित है ललित जी। इस पर आग्रह करता हूँ कुलपति जी से, यदि सुन रहे हैं आपके माध्यम से, कि कड़ी कार्रवाई करें, जांच करें कि मामला है क्या वास्तव में बेटियों को रोका गया तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो एकता की बातचीत कर रहे हैं, पर ये तो बांटने की बातचीत की जा रही है। ठीक ठीक। पंकज जी बने रहेगा हमारे साथ। नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। नीलाभ जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का मामला, वार्डन कह रहे हैं मंदिर जाना है तो परमिशन लेनी होगी, परमिशन नहीं लोगे तो हॉस्टल से निकाल देंगे। जी देखिए, सीधी बात है, सर्वधर्म समभाव का देश है। किसी व्यक्ति को कहीं भी जाने से, किसी भी धर्म की उपासना करने से कहीं कोई रोक नहीं सकता। ये धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति के ऊपर, इस तरह की रोक लगाना निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। जी चलिए, कुछ बिल्कुल कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसपे दोनों ही पार्टियां एकमत हो जाती हैं। पंकज जी, एक बात और, लगातार इसी तरह की वजहों को लेकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पिछले कई दिनों से सुर्खियां बना हुआ है। इससे पहले भी एक आयोजन को लेकर ऐतराज उठा था यहां से, वजह क्या है पंकज जी? देखिए ललित जी, दो विषय होते हैं। एक विषय नियम कायदे का पालन, पाठन पठन अध्यापन जो विश्वविद्यालय का प्रमुख दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ आप पाठ्येतर गतिविधियों जिनको हम कोर करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, आप रोक थोड़ी सकते हो। आप यदि हमारी बेटियों को मंदिर जाने से, पूजा पाठ से, सुंदरकांड से रोकोगे किसी इस नियम के आधार पर, तो ये अनुचित है ना। मेरा आग्रह इतना सा है कि हम सब अनुशासन के, विश्वविद्यालय में स्वस्थ वातावरण के, बेटियों की सुरक्षा के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन साथ साथ यदि किसी बेटी को या बेटियों के समूह को कहीं किसी धार्मिक आयोजन में जाना है, मंदिर में कार्यक्रम में जाना है, तो फिर अगर यदि वार्डन की अनुमति लगे, कुलगुरु की अनुमति लगे, और यदि विलंब से, कथित रूप से विलंब से आए, तो वार्डन उनके साथ अभद्र व्यवहार करे, उनको फटकार लगाए, तो ये अभिभावक जैसा व्यवहार थोड़ी हुआ। ये तो फिर हिटलरशाही हो गई है, तो कि वार्डन की मर्जी है कि आप पूजा करो, नहीं मर्जी तो नहीं जाओ। आस्था के मामले में अनुमति के क्या काम। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और वासु से हम आगे भी चर्चा करेंगे। और अब ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान देनदारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जल्द मजदूरों की बकाया देनदारी चुकाई जाएगी। जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर बनेगा। जेसी मिल को लेकर ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है और जो खाली जमीन है वहां जल्द आईटी सेक्टर से जुड़ा प्रोजेक्ट लाया जाएगा। हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए, जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। सहयोगी सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है सुशील, 3 दशक लग जाते हैं लेबर सेक्टर से जुड़े किसी बड़े रिफॉर्म को लेकर, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत, आईटी सेक्टर बनेगा, बड़ा ऐलान, अच्छी बात। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए ललित जी, ये जेसी मिल का जो मसला है लगातार जो है सुर्खियों में रहा है। पिछले 25-30 साल से लगातार जो मजदूर हैं और उनके परिवार हैं वो अपने बकाया भुगतान के लिए नेताओं के यहाँ गुहार लगाते रहे। इसके अलावा ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। करीब 500 से ज़्यादा मजदूरों ने कोर्ट में भी इसमें याचिका दायर कर रखी है। तो अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अचानक जेसी मिल पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ उन्होंने मजदूर परिवारों से और मजदूर यूनियन जो है उनके नेताओं से बात की और साथ ही यहाँ जेसी मिल और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन अधिकारियों से इस मिल का नक्शा देखा। इसके साथ ही जो करीब 8,000 परिवार हैं, जिनमें से 2,000 के करीब मजदूर ऐसे हैं कि जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन 6,000 के करीब जो मजदूर अभी भी हैं, 2,000 मजदूरों के परिवार, तो 8,000 के करीब मजदूर है। 135 करोड़ रुपए की लगभग की जो देनदारी है
उस देनदारी को किस तरह से जल्द चुकाया जा सकता है, इसको लेकर सीएम ने तत्काल अधिकारियों से फीडबैक मांगा और साथ ही ये कहा है कि जो जेसी मिल की देनदारी के बाद जो इस इलाके में करीब 712 बीघा जमीन है, जेसी मिल इलाके की जो बड़ी जमीन है, पास ही बिरला नगर रेलवे स्टेशन है, तो इस इलाके में आईटी सेक्टर जो है डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ रोजगार मिल सके और आने वाले समय के लिए इस ज़मीन का, इस इलाके का उचित उपयोग हो सके और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा इस रोजगार के अवसर हासिल करेंगे यहाँ से। तो निश्चित तौर पर दो काम होंगे, एक तो ये कि जो मजदूर परिवार लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अपने भुगतान के लिए, उनको भुगतान मिलने की जल्दी उम्मीद है। दूसरा, ये जो ज़मीन है करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से ये बेकार पड़ी हुई है, इस जमीन पर भी कहीं ना कहीं अगर आईटी सेक्टर बनता है आने वाले समय में तो रोजगार के नए अवसर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सौगात होगी ग्वालियर के मजदूरों के लिए और आने वाले युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रम के सम्मान वाले देश में इतना तो होना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल में महिला की मौत के मामले में बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा। जांच में महिला की हत्या की पुष्टि हुई। महिला से रेप की भी आशंका जताई जा रही है। मर्डर के कुछ दिन बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी और महिला का सीसीटीवी फुटेज मिला है। बिल्डिंग के पास गड्ढे में इस महिला की लाश मिली थी। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, बहुत शॉर्ट में घटनाक्रम और बड़ा अपडेट जो है उसके बारे में जानकारी। वासु। बिल्कुल, देखिए 4-5 दिन पहले भोपाल में एक संदिग्ध अवस्था में महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसने हाल ही में आत्महत्या की है उसने ही महिला को जो है वो मौत के घाट उतारा है। बहरहाल पुलिस और भी ज्यादा डिटेल्स में इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही है, लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि महिला के साथ रेप होने की जो आशंका है वह भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि आज जो है इस पूरे मामले में जांच पूरी हो सकती है और फिर जो खुलासा है इस पूरे मामले में होगा, जिसमें पूरी घटनाक्रम का तमाम जो ब्यौरा है वो सामने आएगा। चूंकि जो आरोपी है उसने पहले ही आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस अब सिर्फ इस बात पे जरूर जांच कर रही है कि कहीं कोई और व्यक्ति तो महिला को मारने की साजिश में इन्वॉल्व नहीं था, और अगर रेप किया है तो कौन और व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्या कुछ और आरोपी इस मामले में बनाए जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत धन्यवाद वासु इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। नजर उनकी लगातार बनी हुई है, आगे भी अपडेट देंगे। इंदौर लिए चलेंगे। मिनी मुंबई में बेखौफ बदमाश। तुकोगंज थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात। बिजनेसमैन और उनके भतीजे समेत 3 से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीक ठोक रही है पुलिस बदमाशों का जुलूस निकालकर, और बदमाश देते जा रहे हैं चुनौती। 3 लोगों से लूट। 2 बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूट लिया। अपार्टमेंट की पार्किंग में ले जाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चेन और हाथ का कड़ा उतरवाया, बदमाश फरार। ये करीबन अभी जो सामान गया है वो ब्रेसलेट, सोने की चेन और अंगूठी और सोने की 3 सोने की चेन है और 2 अंगूठियां हैं। ऐसे पार्किंग में लूट के गए? नहीं, रोड से इनको लेके आए, बोले आप हमें जानते हो क्या, और वहां से लेके यहाँ आके यहाँ सामान ले लिया। में पीछे से 2 आदमी आए, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे 2 आदमी आए, पापा के गले में हाथ डाला और दोनों के पास गन थी, दोनों ने गन निकाली, मेरे पे पापा पे गन लगाई और जैसे हम लोगों ने जो पहना था सोना, मतलब चेन, ब्रेसलेट, अंगूठिया, हम 2 जाने थे भैया थे, हम तीनों से सब उतराया। हमारे साथ जुड़े हुए मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिजनेसमैन भतीजे समेत जो 3 से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, सबसे बड़ा इसमें अपडेट ये कि जहां पर ये पूरी घटना हुई है वो इंदौर के एक अच्छे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। चलने वाला रोड है, हमेशा चहल पहल बनी रहती है, लोगों का आवागमन हमेशा रहता है, और आसपास में काफी बड़े बंगले सोसाइटीज बनी हुई है, काफी अच्छी सोसाइटी जिन्हें कहा जाता है। ये पूरी घटना वहां हुई है और इसीलिए कहा जा सकता है कि मिनी मुंबई में जो बदमाश हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ है, कानून का कोई डर नहीं है। क्योंकि आज एक सुबह ही घटना हुई है, देर रात का भी नहीं, आज सुबह घटना है। हालांकि इसमें ये जो बदमाश है वो 2 थे और एक मोटरसाइकिल से आए हुए थे और एक बड़ी घटना को लूट के अंजाम देने के बाद फरार हो गए और अपने साथ में ब्रेसलेट,
सोने की चेन और उसके अलावा जो फरियादियों ने बताया कि सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट जिसकी कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। अब लेकिन पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही, जांच चल रही है और साथ ही ये जो बदमाश है ये सातिर भी थे, क्योंकि लूट की घटना को जो अंजाम दिया है सोसाइटी के पीछे की तरफ जो पार्किंग हिस्सा है, शायद उन्हें लग रहा था कि वहां पर कैमरे जो है वो नहीं लगे होंगे, उसमें रिकॉर्ड तस्वीर नहीं होगी, इसलिए पूरी घटना को अंजाम वहां पे दिया, सड़क के किनारे की से अंदर लेकर गए। अभी पुलिस की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कुछ परिवार के लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, इनके घर में कुछ प्रोग्राम भी चल रहे थे, कई इनके रिलेटिव भी आए थे, दूसरी तरफ एक दो लोग शायद गाड़ियां बाहर भी निकलवा रहे थे पार्किंग से, उसी दौरान भी पूरी घटना हुई है। लेकिन ये वो बदमाश है जो पहली बार नहीं, पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो आए और कम समय के अंदर एक बड़ी घटना को लूट का अंजाम देकर ये बदमाश जो है भाग निकले, तो कहीं ना कहीं अब लेकिन पुलिस की कानून व्यवस्था पे, पुलिस के एक्शन पर सभी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, लूट की घटना। ये अल सुबह हुई है घटना, जो है सुबह के समय में जब चहल पहल भी थी, लोग निकल रहे थे, उस दौरान भी पूरी घटना हुई है। इसलिए पुलिस की लिए चुनौती भी है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना, इन्हें पकड़ना। हालांकि आसपास के सभी सीसीटीवी जो खंगाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा अपडेट है कि जो सोसाइटी के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जहां पे रिकॉर्डिंग होती है, शायद वो रिकॉर्डिंग का जो स्पेस है, वो जो डाटा है वो फुल हो चुका था और इसलिए ऐसी बात सामने आ रही, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट लगे हुए हैं, टेक्निकल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ठीक ठीक ठीक, हालांकि बहुत पेचदार ये मामला निकलने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका। और मध्य प्रदेश में 3 नए जिले, एक नया संभाग बन सकता है। निमाड़ को नया संभाग बनाया जा सकता है। नर्मदापुरम के पिपरिया, सागर के बीना, विदिशा के सिरोंज, ये नए जिले बन सकते हैं। जिला मुख्यालय से दूर बसे शहरों को जिला बनाया जा सकता है। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग इसी महीने बैठक कर रिपोर्ट सौंपेगा। कई तहसील दूसरे जिलों में शिफ्ट हो सकती है, मतलब शामिल हो सकती हैं। कैसा होगा नक्शा? मध्य प्रदेश बदल रहा है, यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सागर का बीना जिला बनाया जा सकता है। विदिशा का सिरोंज नया जिला बन सकता है। 3 जो नए जिले हो सकते हैं। कई तहसील इधर से उधर हो सकती हैं, शिफ्ट हो सकती हैं। अब मंडीदीप का काम है, रायसेन जाना, भोपाल जाना पड़ता है, लंबा चौड़ा रास्ता। निमाड़ नया संभाग बनाया जा सकता है। 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं, संख्या बदल सकती है। निमाड़ अभी मालवा के साथ ऐड होके आता है, अब निमाड़ को अलग किया जा सकता है। उस दशा में 11 संभाग हो जाएंगे। लेकिन हां, अभी जनगणना भी बाकी है। एक दूसरा, जानकारों का यह भी कहना है कि दूर की कौड़ी भी हो सकती है, इसमें मतलब टाइम लग सकता है। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों का आज से आंदोलन है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन पर है। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगे हैं। 3 दिन तक काली पट्टी बांधी जाएगी। 18 तारीख को सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 25 नवंबर को जंगी प्रदर्शन की तैयारी है। यह है पूरे आंदोलन की रणनीति। स्वास्थ्य कर्मियों की रणनीति एकदम क्लियर कट है। सरकार की रणनीति क्या है, यह सरकार को बताना है। काली पट्टी बांधकर काम शुरू कर दिया गया है। और कटनी में बेकाबू होकर पलट गई बारातियों से भरी बस। 30 से ज्यादा बाराती घायल हैं, इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल पुलिस की गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया गया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन 55 से 60 बाराती इसमें सवार थे। घटना के बाद से बस ड्राइवर मौके से फरार है। अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक झगड़ रहे थे ड्राइवर और जो कंडक्टर था, क्लीनर जो था, जो उसका स्टाफ होता है, यह आपस में झगड़ रहे थे। अब तक जो जानकारी मिली है 30 से ज्यादा बाराती घायल है, 6 की हालत गंभीर है। खरगोन में सूने मकान से लाखों की चोरी हो गई। बड़वाह, खरगोन के बड़वाह की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पूरा मामला, और जेवरात के साथ साथ 45,000 रुपए चोर ले उड़े। सीसीटीवी में हालांकि पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। 3 दिन से घर के जो सभी लोग थे वो बाहर थे। चोरों को ये पता चल गया कि घर सूना है, लगा दी सेंध। पुलिस पहुंच गई है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हत्या में शामिल तीसरा फरार और जो मेन शूटर था शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम,
इसे गिरफ्तार कर लिया गया। शिवा गौतम के साथ 4 और साथी गिरफ्तार किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ की मदद से बहराइच से इन सभी की गिरफ्तारी की है। हत्याकांड के बाद मौके से पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। तीसरा और मेन शूटर था शिवा गौतम, वो फरार हो गया था। मुंबई से चला पुणे पहुंचा, पुणे से झांसी और लखनऊ के रास्ते बहराइच पहुंच गया। बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था, तभी पकड़ लिया गया। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया पर्दाफाश हुआ है। माना यह जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद एक्टर सलमान खान को मैसेज देना भी था। दरअसल सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। माना यह जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान के लिए यह सीधा मैसेज दिया गया है। इधर कनाडा से खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथ अर्श डल्ला के पकड़े जाने की खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अर्श डल्ला को कनाडा में 27-28 अक्टूबर को हुए शूटआउट मामले में पकड़ा गया है। अर्श डल्ला का नाम भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। डल्ला को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि 27-28 को जो कनाडा में शूटआउट हुआ है उसमें अर्श डल्ला शामिल था। और अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्या है वो, देखिए। रामलला इस साल की शुरुआत में राम मंदिर में विराजमान हुए। उनके विराजमान होने के बाद पहली दिवाली मनाई गई। अब ठंड भी आ रही है तो रामलला की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको नहलाने में गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है। रामलला को सुबह 4:30 बजे जगाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इसी के साथ उन्हें लगने वाले भोग में भी बदलाव किया गया है। बदलते मौसम में भगवान रामलला के राग भोग में भी अब बदलाव किया गया है। ठंड की आमद को देखते हुए भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है, तो वहीं गरिष्ठ व्यंजनों का भोग राजभोग बाल भोग में शामिल किया गया है। भगवान रामलला चूंकि 5 वर्षीय बालक के रूप में राम मंदिर में विराजमान है, ऐसे में ठंड से बचाने के लिए जो तमाम इंतजाम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। हर सर्दियों के दिनों में स्वाभाविक रूप में श्रद्धा रहती है कि राम जी को भी ठंड लगती है, राम जी को ठंड न लगे, इसलिए श्रद्धा पूर्वक हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। ये परंपरा है। रामलला को रबड़ी के भोग के अलावा काजू, बादाम, पिस्ता भी उसमें शामिल किया जा रहा है। खाने में पूरी सब्जी के अलावा हलवा परोसा जा रहा है। अभी गर्म चादर ओढ़ाए जाते हैं, कम्बल ओढ़ाए जाएंगे, फिर रजाई भी है ओढ़ाई जाएगी। और उसी प्रकार से भोजन में है, जब रबड़ी है और खीर है, पूरी है, ये सब गर्म सामान जो है वो रामलला को भोग भी लगता है। तो इस प्रकार के ये कार्य सब प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि ठंडी का जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगा। हमारे प्रभु राम को ठंड न लगे, इसलिए की सारी व्यवस्था हो चुकी है। गर्म पानी से राम मंदिर ट्रस्ट ठंड को देखते हुए दर्शन के समय में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रामलला को फिलहाल चादर और कंबल ओढ़ाई जा रही है। 20 नवंबर से रजाई ओढ़ाई जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और दमदार 11 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। सिगरौली में भी